नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज उत्तर प्रदेश में सियासत का शनिवार देखने को मिला। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत आज पहले वाराणसी से की और फिर अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में रहे। अमित शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे तो अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मौजूद रहे। अखिलेश ने गोरखपुर में योगी सरकार पर हमला बोला तो यूपी में जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहु इलाके का दौरा कर रहे हैं। आज ओवैसी की मेरठ में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से ओवैसी को रैली की इजाजत दी नहीं गई। अमित शाह मिशन यूपी पर है। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा शाह के निशाने पर रहे अखिलेश यादव। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर हमला किया और कहा कि एक जेएम मोदी सरकार लाई, जिसका मतलब है जनधन, आधार और हर हाथ मोबाइल। तो एक जेएम समाजवादी पार्टी भी लाई, जिसका मकसद है जिन्ना, आजम और मुख्तार अंसारी। पहले सुनाते हैं आपको कि जनसभा के दौरान अमित शाह ने क्या कहा। मित्रों, मोदी जी ने एक जेम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? गृहमंत्री अमित शाह ने जिन्ना को लेकर भी अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव के लिए जिन्ना महान है। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। तो उधर अमित शाह अखिलेश पर बरस रहे थे तो अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर पलटवार कर रहे थे। गोरखपुर में अखिलेश ने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। इस अवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्ना का जिन्न भी आ चुका है और तमाम वादे भी किए जा रहे हैं। अब चुनावी सीजन में वाह पलटवार बदस्तूर जारी है। ऐसे में जो सवाल हैं जिनके जवाब आज राष्ट्रवाद में तलाशेंगे, वो सवाल आपको बताते हैं। सवाल है कि उत्तर प्रदेश को किसका जैम चाहिए, जिन दो जैम का जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने किया आजमगढ़ में। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए जिन्ना पर तनाव है। सवाल है कि जिन्ना के बहाने तुष्टीकरण और बांटने की राजनीति आखिरकार कब तक? और सवाल है कि राम भक्त, हिंदुत्व और जिन्ना यूपी चुनाव के क्या असली मुद्दे यही रह चुके हैं? सवाल है कि 2022 में पूर्वांचल के रास्ते क्या सत्ता हासिल होगी? इन्हीं सवालों के साथ
जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। घनश्याम तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलित थिंकर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में घनश्याम तिवारी आपसे करना चाहूंगा कि सपा का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ को, आज की रैली क्या चिंतित करती है? पहले मैं इस बहुत दुखद समाचार के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं कि असम राइफल की कमांडेंट, उनके परिवार और कुल मिला के 7 लोगों को जिस तरीके से आतंकवादियों ने शहीद कर दिया, ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद है। ऐसे समय में अगर देश के राष्ट्रीय नेता जैसे गृह मंत्री ओछी हल्की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो हर सिपाही, हर सोल्जर, हर उस व्यक्ति का अपमान करते हैं जो देश की सीमाओं पर तैनात है। ऐसे समय पे अगर देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं आता, देश के रक्षा मंत्री ने इस पे बयान दिया है लेकिन रक्षा राज्य मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है, सिवाय अमित शाह के भाषणों को रिपीट करने के देश के रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री एक शब्द नहीं कह पाते। ये बहुत दुखद है कि जो हम इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रवाद है, जिन लोगों ने राष्ट्रवाद को राजनीति का हिस्सा बना दिया, वो इतने फर्जी हैं कि आजादी भीख में मिली उस पर ताली बजाते हैं, और जो लोग ताली बजवाते हैं, जो भाषण में उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब जिस तरीके से आतंकवाद हावी हो रहा है, एक शब्द नहीं निकालते, क्योंकि पहले साल के शुरुआती 4 महीने में बंगाल की राजनीति में जुटे रहते हैं और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति। सिवाय चुनावों के क्या केंद्र सरकार के पास कोई और काम नहीं है? अब जैम पे घनश्याम तिवारी जी एक सेकंड सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने अपनी बात क्योंकि सेंसिटिव थी इसलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। जो शहादत वहां पर हुई है उसके ऊपर टाइम्स नाउ भारत लगातार बता भी रहा है, क्या वहां पर हुआ ये भी हो रहा है, किन कारणों से हमला हुआ, लूपहोल्स क्या आते, इस पर सब जगह चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव भी है तो चर्चा इसकी भी जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी है। सरकारों जिनके ऊपर दारोमदार होता है चीजों को संभालने का, उनको इसी लोकतंत्र से, इसी चुनाव के द्वारा चुना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो स्टेटस है चुनाव को लेकर के बहुत ऊपर भी है। जिस केंद्र सरकार को चुना गया था वो केंद्र सरकार तो राज्यों में चुनाव में व्यस्त है। खैर उसको छोड़िए, जैम पे आते हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जिक्र किया सर, क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए आप। नहीं, अगर आप राजनीतिक कांग्रेस को बनाना चाह रहे हैं बता दीजिए, अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जिक्र किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मौका दीजिए, हो सकता है आपकी टीम के कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है सर कि हम लोग चर्चा के मुद्दे पर रहें, और कोई मुद्दा अगर संवेदनशील है तो उसकी संवेदनशीलता का सम्मान आप भी करें। मुझे शहादत को अगर आप डिबेट में लाकर के यहाँ पर अपना राजनीतिक एजेंडा साधना चाहेंगे तो मैं माफी के साथ अलाउ नहीं कर सकता सर। आपने मुद्दा उठाया था, सवाल आपका वाजिब है, लेकिन चर्चा का विषय सर आज वो नहीं है। घनश्याम जी की आजादी भीख में मिली, आपने तो ताली बजवा दी, आपने तो विरोध नहीं किया। मैं कह रहा हूं सर चर्चा का विषय वो नहीं है ना घनश्याम जी। ठीक है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आजमगढ़ जो कि आपका किला कहा जाता है, वो किला ढहने की क्या गुंजाइश लग रही है आपको? देखिए, जहां तक जैम की बात है, जिस तरीके से अमित शाह के मंत्री हैं अजय मिश्रा, जैम का एक परिभाषा है जय अजय मिश्रा, जय आशीष मिश्रा। ये जुल्म अत्याचार मंत्रालय एक भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें किसी को भी रौंद दिया जाता है, उसके साथ सरकार खड़ी रहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कितने भी सवाल उठा ले। तो अमित शाह जी के पास ना कोई नैतिक अधिकार है, न उनके कार्यों का कोई ऐसा बल है। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, उससे अच्छा कार्य तो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने किया था। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में क्या काम किया है? क्या नैतिक बल है अखिलेश यादव जी के ऊपर उंगली उठाने का? उनकी पूरी सरकार 4.5 साल रही है, काम करते हैं डस्टबिन में फेंक दिया है। अब एक काम करते हैं, मुझे फैक्चुअली कुछ चीजों का जवाब दीजिए। सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि राकेश त्रिपाठी आपको इसी को लेकर के जवाब दें। अमित शाह ने जैम की 2 परिभाषाओं का जिक्र किया। एक परिभाषा थी जनधन, आधार और मोबाइल, जिन्होंने बीजेपी के लिए कहा। एक परिभाषा थी जिन्ना, आजम और मुख्तार, जिन्होंने सपा के लिए कहा। अब इन दोनों में क्या कोई फैक्चुअल मिस्टेक है क्या? ऐसा नहीं था। जुल्म, अत्याचार, महंगाई, ये भी परिभाषा होती है। देखिए, ये खोखले भाषण है। जैसे मैंने कहा कि जिसका नेतृत्व खोखला है, गृह मंत्री के रूप में वो देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है कि पेगासस में जासूसी हुई नहीं हुई। अमित शाह एक खोखले नेता है, वो अपना पद बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की क्रेडिबिलिटी को लेकर के, या कैसे नेता है, कैसे मंत्री, इसको लेकर के घनश्याम जी मुझे लग रहा है टॉपिक में कंफ्यूजन आपको हो गया सर। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, मैं चाहूंगा कि राकेश त्रिपाठी उसका जवाब भी दे दे साथ साथ, और बाकी टॉपिक मैं दोहरा दूंगा आपके सामने दोबारा। राकेश जी, उत्तर प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा महंगाई है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा वो अत्याचार है जो प्रतिदिन उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में करती है। जिन्ना की एंट्री कैसे हुई सर, ये भी मैं समझूंगा आपसे। उससे पहले राकेश जी जवाब देते हैं। चाहे वो हाथरस में हुआ। राकेश त्रिपाठी जी एक सेकंड सर। राकेश जी,
देखिए आनंद जी, जब घनश्याम जी ने आतंकी घटना पर अपनी सहानुभूति जताना शुरू किया तो मुझे लगा शायद आज वो माफी मांग लेंगे कि 2006 में जब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, बनारस में और लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उनके जो आरोपी आतंकवादी थे, 2012 में सत्ता में आते ही अखिलेश यादव जी ने पहला निर्णय किया था कि इन आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस ले लिया जाए। मैं याद दिलाऊंगा ऑनरेबल हाईकोर्ट की टिप्पणी का। ऑनरेबल हाईकोर्ट में अखिलेश यादव जी की सरकार से पूछा था कि क्या इनको पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए, जिन आतंकवादियों को आप बचाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको डिसीजन बताऊंगा कि उसमें इसमें ट्रायल कोर्ट से, हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हुआ कि ये आतंकवादी दोषी थे और उनको सजा दी, उनको आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी शायद उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उन आतंकियों में इनको मजहब दिखाई पड़ता था और यही मजहब देखे थे ये आजमगढ़ के, इसीलिए आजमगढ़ की पहचान आतंकगढ़ के नाते हो रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि आजमगढ़ बेगम बखौर के नाते, आजमगढ़ संजरपुर के नाते, आजमगढ़ आबू सलेम के नाते, आजमगढ़ दाऊद साहिब के ठिकानों के नाते जाना जाता था। ये दुर्भाग्य था। लेकिन आज आजमगढ़ की हम वापस उसी पहचान को वापस ले आए हैं जो आजमगढ़ में हाथों के हुनर के नाते पहचान थी कि आजमगढ़ के मुबारकपुर में अपने हाथों से रेशमी साड़ियां कैसे बुनी जाती है। आजमगढ़ के निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आज हमने रखने का काम किया है। हम आजमगढ़ को आज सरस्वती का धाम बना रहे, राज्य विश्वविद्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि शांतनु गुप्ता इस बार अपने टिप्पणी दे। शांतनु जी बताइए जरा कि आजमगढ़ को अब तक जो ये कहा जाता था, मैं आ रहा हूं राकेश जी आपके पास, वापस मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर, शांतनु जो कहा जाता है कि आजमगढ़ का मतलब क्या, आप सीधा क्राइम सीन में आप एंटर करने जा रहे हैं। योगी सरकार कहती है कि हम परिभाषा बदल रहे हैं, न सिर्फ बदल रहे हैं बल्कि बदल दी है। आप सही मानते हैं इस बात को? देखिए आनंद भाई, अगर आप 2014 के पहले देश में हुए किसी भी बम ब्लास्ट को देख लीजिए, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट को देख लीजिए, अहमदाबाद बम ब्लास्ट को देख लीजिए, यहाँ के उत्तर प्रदेश में हुए कोई बम ब्लास्ट को देख लीजिए, अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते थे तो उसमें से 4 या 5 आजमगढ़ के होते थे। आजमगढ़ शार्प शूटर के लिए, बम बनाने वालों के लिए, और वो अगर एक मुद्दा बना था तो वो बॉलीवुड की पिक्चरों के लिए एक मुद्दा बन गया था और बॉलीवुड की पिक्चरें बना करती थी जो गुंडे हथियारों पर बना करती थी। तो आजमगढ़ नाम बन गया था वहाबी टेररिज्म का। और जो अब, जैसा पहले वक्ता ने कहा कि अब ओडी ओपी में ब्लैक पॉटरी बिक रही है। आप दिल्ली के किसी बड़े प्रदर्शनी में चले जाएं, वहां पे आजमगढ़ का स्टॉल लगा होता है ब्लैक पॉटरी का। तो कैसे कन्वर्ट हुआ है। और हमने देखा है कि कोरोना काल में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, जिस भी प्रदेश ने अगर अपने गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, वो कैसे भेजे हैं? केवल जैम ट्रिनिटी की वजह से भेजे हैं, क्योंकि अब सबके पास जनधन अकाउंट है, सबके पास मोबाइल, और सबको आधार से वैलिडेट होता है। तो अब आजमगढ़, जो जैसा बताया कि जिन्ना, मुख्तार और आजम के नाम से जाना जाता था, अब वो जैम ट्रिनिटी के नाम से जाना था। मैं 10 सेकंड और लूंगा। अगर हम आज का अखबार खोलेंगे, तो बड़ा बड़ा क्या लिखा है? गायत्री प्रजापति, जो अखिलेश यादव के खास मंत्री थे, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। अखिलेश यादव के खास मंत्री को बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। और साथ में नीचे लिखा है कि आजम खान पे जो पुराने मुकदमे थे वो चल ही रहे, नए आरोप भी सिद्ध हो गए। और ये दोनों खास मंत्री हुआ करते थे आजम खान के, अखिलेश यादव। और आज ही के अखबार में दोनों खबरें हैं। तो ये मेरे ख्याल से बात को ऐसे ही सत्यापित कर देता है। ठीक है, मुझे बताइए जरा सतीश प्रकाश जी, ये जो गुंडागर्दी की बात हो रही है, आजमगढ़ की परिभाषा बदलने की बात हो रही है, दलितों की बात भी होगी क्या? ये चुनाव के मुद्दों में उनको नहीं रखा जाएगा? नहीं, देखिए आनंद जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि देश के गृह मंत्री, वो देश के गृह मंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के लीडर बनकर के जिस तरह से चुनावी बातें करते हैं, आजमगढ़ की पहचान को लेकर के जिस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा जहां से उसको सवाल मिलेगा उसको हमेशा दुश्मन मान लेती है। अगर किसान, पूरे देश का किसान बीजेपी को अच्छी खासी वोट देता है, वही किसान अगर सवाल उठाएगा तो आप किसानों के ऊपर एक नया सवाल दाग देंगे। पंजाब के लोग अगर जब तक आपको वोट देते हैं तो तब पंजाब के लोग ठीक है, लेकिन अगर पंजाब के लोग आपसे अपने हकों की बात करते हैं तो तमाम पंजाब की आबादी को आप खालिस्तानी घोषित कर देते हैं। यही हालात कश्मीर के हैं। देखिए, गृह मंत्री का काम है इस देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनकी रक्षा की बात करना। आज जितना बड़ा हमला हुआ, एक शब्द भी अगर अमित शाह जी ये बात मान लेते। सतीश प्रकाश जी, देखिए, यही चीज मैं घनश्याम जी को भी कह रहा था, यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। सर, आज की चर्चा के मुद्दे तक सीमित रहते हैं ना, उन चीजों, जब देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के चर्चा होगी तो मैं ये वादा करता हूं कि सतीश जी और घनश्याम तिवारी जी, मैं दोनों की प्रतिक्रिया उस वक्त बिल्कुल जानूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बात हो रही है, पहले उसको लेकर बात कर लेते हैं ना। एक ही मंच पर आप भारतीय समेटेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, मुझे बता दीजिए कि आज की तारीख में आप तो कहते हैं ना कि भाई आप दलितों के आप सारथी हैं, आप कहते हैं कि उनको हक हकूक की बातें आप करते हैं,
मुझे बता दीजिए कि अभी तक की सरकारों में, पिछली 3 सरकारों में कितना काम हुआ? 2007 से 12, 12 से 17 और 17 से 22 के बीच में कितना फर्क आप देखते हैं? नहीं, आप बताइए ना। बेरोजगारी चरम पे है। 45 साल में बेरोजगारी देश में चरम पे है। उत्तर प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है। अगर योगी जी ये बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति दी है, आप झूठे आंकड़े पेश करते हैं। अगर वहां महिलाओं की सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सतीश प्रकाश जी, इसमें कोई बेहतर नहीं है। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं सर। पूरब की बातें करता हूं, आप पश्चिम चले जा रहे हैं, आप उत्तर चले जा रहे हैं, पूरब में नहीं आ रहे हैं बातों को लेकर के। अब आंकड़ों की बात आप खुद ही कह रहे हैं कि वो फर्जी है। शांतनु कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा सीधा तहसीन के पास। शांतनु जी। देखिए सतीश जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरे ख्याल से झूठ बोलने से केवल अपना तर्क रखना ठीक नहीं है। CMI का 2021 का डेटा है कि जो 17.5% अनएम्प्लॉयमेंट था वो 4.1 रह गया है। एक एक्सटर्नल एजेंसी है, बहुत मानी एजेंसी, उसका डेटा नहीं। दूसरा बीजेपी के तमाम लोगों 4 लाख से ज्यादा बेरोजगारी का नौकरी दी गई है और 1.5 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट नौकरी। मैं अमित शाह जी के बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक कितने पैसे आपने लगा करके कितने अमीर हो गए। अगर अमित शाह जी के बेटे को एक्सटर्नल एजेंसी का डेटा बता रहा हूँ, 7.5% आम जनमानस को आपने कितने रोजगार दिए। महंगाई के ऊपर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। अगर आपने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए, पहले तमाम अपराधियों को अगर आपने जेल में डालने की बात की है, तो अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, अरे सतीश प्रकाश जी, किसी एक मुद्दे पर तो जवाब ले लीजिए ना सर। लोगों को नहीं मार रहे। एक मुद्दे की बात तो कर लीजिए। आप महंगाई की बात भी करेंगे, आप पेट्रोल डीजल की बात भी कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी कर रहे हैं, आप एनकाउंटर की बात भी कर रहे हैं, आप अपराध की बात भी कर रहे हैं। तो ये सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हाँ। यहाँ जिन्ना के ऊपर चर्चा करने से हाँ। कोई भला नहीं होने वाला। ठीक बात है, ठीक बात है सतीश प्रकाश, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। एक छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा घनश्याम तिवारी जी इसी की बात को बता दें। घनश्याम तिवारी जी देखिए, जो जिन्ना को सतीश प्रकाश जी भी मान रहे हैं कि जिन्ना की चर्चा से किसी का भला होने वाला नहीं है, तो फिर चुनाव में एंट्री कैसे हो रही है मोहम्मद अली जिन्ना की? अगर आप बात करते हैं, आ रहा हूँ सतीश जी आपके पास, मैं वापस आ रहा हूँ। जे का मतलब झूठा। एक सेकंड सतीश जी, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। सर आपने जो बात कही, घनश्याम जी जवाब देते हैं उसका। प्रधानमंत्री जी है और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, मैं कोई ओछी राजनीति की बात नहीं करता। सतीश जी, अब तक आवाज पहुंच रही नहीं, पहुंच रही है सर। महामारी इस देश से गई नहीं है, महामारी के ऊपर आप चर्चा करोगे नहीं। सतीश प्रकाश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है सर? लखीमपुर खीरी में अगर एक आज मेरे ख्याल आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है सर, इसलिए एक्सटेम्पोर आप बोले जा रहे हैं लगातार। एक मंत्री भी आते हैं, है ना, वहां पे मैं कोशिश करता हूं कि वापस आपकी फोन की लाइन ठीक की जाए ताकि आपको आवाज पहुंचे सर। तब तक कि आपकी वॉल्यूम डाउन करा रहा हूं, बाकी मेहमान के पास जा रहा हूं सर। मैं घनश्याम तिवारी जी, सतीश प्रकाश जी भी मान रहे हैं कि भाई जिन्ना की एंट्री का कोई मतलब नहीं है चुनाव में, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी और आप ओम प्रकाश राजभर को भा रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना? 3 बात कहूंगा कार्यक्रम के चर्चा में आई। पहली चीज तो ये दुखद है कि न राकेश त्रिपाठी न शांतनु ने जो शहादत हुई है उसके बारे में एक शब्द ही कहा। दूसरी बात कि जिस तरीके से अभी आंकड़ों की कलाबाजी हुई, शायद अमित शाह के डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है ये डिपार्टमेंट जो NCRB के आंकड़े प्रस्तुत करता है। वो आंकड़े कहते हैं कि 2020 में लगभग 52,000 क्राइम्स उत्तर प्रदेश में हुए। जो देश में 3,86,000 क्राइम हुए, उसमें 52,000 उत्तर प्रदेश में हुए। या क्या उत्तर प्रदेश में ये क्राइम क्या सारे गोरखपुर में हुए? घनश्याम जी, वापस चर्चा पे ले आता हूं सर आपको सर। वापस मैं ट्रैक वापस डिफाइन कर देता हूं सर। मेरा सवाल था मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के। देखिए, मैं इस तरीके से बहस नहीं करूंगा। नहीं, तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना सर। एजेंडे के तहत बात नहीं कर सकते ना कि हम सवाल कुछ और हो, जवाब कुछ और हो। समय आपके बाकी वक्ताओं को दे दूंगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बात सर शांतनु गुप्ता ने की, मैंने उनको भी रोका। उस बात की बात अभी डॉक्टर सतीश प्रकाश ने की, मैंने उनको भी रोका। बाकी वक्ताओं को दे सकता हूं, लेकिन आपके द्वारा गाइडेड बहस नहीं कर सकता। मैं कोई गाइडेड बहस करने की बात नहीं कर रहा हूं, वरना आप अपने मैं तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते आप ही के दिए हुए वक्तव्य को की डेफिनेशन आपसे जानना चाह रहा हूं सर। मैं आपके द्वारा गाइडेड बहस नहीं करूंगा। मैं इस कार्यक्रम में अपनी पार्टी का पक्ष अपने अनुसार रखूंगा। मैं पार्टी का ही पक्ष जानना चाहता हूं सर। तो आप अन्य वक्ताओं को समय दे दीजिए। मैं आपसे क्षमा। घनश्याम तिवारी जी, मैं बहुत आदर के साथ आपसे मैं देखिए, शुरुआत में आपने कई बातें कही, मैंने आपको नहीं टोका ना सर। मेरा सवाल कुछ और था, आपने शुरुआत कहीं और से की। मामला संवेदनशील था, स्थिति दुखद थी, मैंने नहीं टोका ना। लेकिन अब तो सर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री कैसे होगी, तो बता दीजिए।
आपके दर्शक जानते हैं कि आपने न राकेश त्रिपाठी को एक बार भी टोका, न शांतनु को, न उनसे कोई सवाल पूछे। जहां तक जिन्ना की बात है, मैंने कह दिया कि अमित शाह को जे से अगर जिन्ना दिखाई देता है, हमें जे से जय शाह दिखाई देता है, हमें ए से अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा दिखाई देता है, हमें एम से महंगाई दिखाई देती है, हमें जे से जुल्म दिखाई देता है, अत्याचार दिखाई देता है, और जो जिस तरीके का अराजक एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी है। शायद शांतनु को आंकड़ों में बेरोजगारी नहीं दिखाई देती, लेकिन आंकड़ों को छोड़िए, अपने घर से बाहर निकलिए। हर परिवार को बुरे दिन दिखाने वाली सरकार ने हर घर में बेरोजगारी दी है। और अगर राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में शहादत का जिक्र करना, डिबेट को भंग करना है क्योंकि उसमें अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे या जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं उस डिबेट के विषय को भंग करने के लिए तैयार हूं। कम से कम राकेश त्रिपाठी घनश्याम तिवारी जी, मैं वापस आपको स्पष्ट कर देता हूं, उसे एक शब्द नहीं बोल आप सकते। सुन लीजिए सर, भाषणबाजी हुई सर, नेतागिरी नहीं ना। अगर आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो प्रवक्ता के तौर पर आइए ना सर, नेता के तौर पर मत आइए। नेताओं के लिए भाषण का मंच होता है सर, चर्चा का मंच प्रवक्ताओं के लिए होता है जो कि सार्थक डिबेट करते हैं। अपने पास रखिए, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं। नहीं, आप लोग तो बता मैं बता रहा हूं सर, बताना इसलिए जरूरी घनश्याम तिवारी जी, क्योंकि चर्चा का विषय तय होता है, आपको चर्चा से पहले बताया जाता है। आप एजेंडा तय करके नहीं आ सकते कि चर्चा का विषय चाहे जो हम बोलेंगे कुछ और। मैंने आपसे क्षमा के साथ शुरुआत में कहा था कि भाई आपको जो बातें करनी होंगी उसके लिए चर्चा मैं रखूंगा, आप सादर आमंत्रित रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा के ऊपर बात कर लीजिए, आप तैयार नहीं है सर। आजादी भीख में मिली और आप लोग ताली बजाते हैं। ठीक है सर, आप अपना वक्त ले लीजिए, सोच लीजिए चीजों को लेकर के। तहसीन पोलावार, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे सर कि समाजवादी पार्टी से अगर सवाल जिन्ना को लेकर के हो रहा है तो कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है ये कि भाई अचानक से हिंदुत्व को लेकर के प्रहार क्यों कर दिया जाता है। ये चुनाव के वक्त पर बुक लॉन्च होती है, चुनाव के वक्त पर ऐसे बयान आते हैं, स्ट्रेटेजिक होता है या इत्तेफाक है? वो बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की, वो बात करेंगे जिन्ना की, हम बात करेंगे बेरोजगारी की, वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे भारत के संविधान की। तो ये जैम वाकई एक्चुअली बहुत अनहेल्दी होता है, खाना नहीं चाहिए, इससे मोटापन बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, दिल की प्रॉब्लम होती है। जैम नहीं खाना चाहिए, दर्शकों को जानना चाहिए, जैम को छोड़ दीजिए, अनहेल्दी होता है। तो ये जैम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि है नहीं विकास के लिए कुछ बात करने के लिए। उदाहरण देता हूं, जो इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर ऐड दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने ऐड दिया था, एक भी वो फैक्ट्री थी अमेरिका की, फ्लाईओवर था, कोलकाता था, एक भी डेवलपमेंट का मॉडल नहीं था। यहां तक डेवलपमेंट का मॉडल नहीं था कि आपका सिस्टर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री को डिबंक करना पड़ता क्या था। सलमान खुर्शीद की किताब, राशिद अल्वी के बयान डेवलपमेंट के मॉडल को डिफाइन करते हैं सर? सर मैं अपनी बात अगर समाप्त कर दूं फिर आप प्रश्न पूछिए ना, मैं इस टाइम में समाप्त करता हूं। थैंक यू सर। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे डिबंक किया क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ने की 45 मेडिकल कॉलेजेस थी। ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है। जो प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलना पड़ता है तो क्या डेवलपमेंट है। अब आते हैं बात सलमान खुर्शीद पर, क्योंकि मैं जानता था आपको बात वहां दी जानी, तो सलमान खुर्शीद पर बात करते हैं बिल्कुल संक्षेप में। मैं नहीं मानता हूं हिंदू टेरर या हिंदुत्व टेरर है, लेकिन मैं जरूर मानता हूं, मेरी चीज को नोट कीजिए, संघ टेरर है। और ये कहने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए मैं कह रहा हूं आर.के. सिंह, जो इनका पावर मिनिस्टर है, और आज तक उसने उस स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया। संघ टेरर है, संघ टेरर है, संघ टेरर है, हिंदू टेरर नहीं है। किसी राजनीतिक विचारधारा को या विचारधारा विशेष को आप कोई भी संज्ञा दीजिए, उस बात से कोई गुरेज नहीं हो सकता, आपकी पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है। मेरा कहना सिर्फ हिंदुत्व को लेकर है सर। और राशिद अल्वी का बयान जो था कि जो राम का नाम लेते हैं वो निशाचर होते हैं, ये कि डेवलपमेंट का मॉडल तय हो रहा है क्या? आपको कैसे पता ये सारे जो बयान आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इस वक्त क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे जान रहा हूं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं राशिद अल्वी पे आप प्रश्न उठा रहे, मैं जानता नहीं वो कौन है, कितना बड़ा नेता है नहीं है, लेकिन जो अमित शाह जी, सुनिए, मैं राशिद अल्वी को नहीं जानते आप? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात समाप्त तो नहीं। एक सेकंड, मैं दोबारा रिकन्फर्म करना चाहूंगा, आपने क्या बोला कि आप जानते नहीं राशिद अल्वी कौन है, कितने बड़े नेता है, कौन है? तौर से नहीं जानता हूं कितने बड़े नेता है, लेकिन अगर उसने ऐसी कोई बयान दिए, मेरी बात को समाप्त तो नहीं दीजिए, तो गलत है, और उस पर आपका डिबेट करना अच्छी बात है। लेकिन कितनी बार आपने प्रधानमंत्री, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री के खिलाफ गया था, मैं कहता हूं आपके शो पे कि राशिद अल्वी ने गलत कहा। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं, आपको कहता हूं, आप सुनिए, मेरी बात समाप्त तो नहीं दीजिए एक लाइन। प्रधानमंत्री गलत थे जब उन्होंने चुनाव में कहा कि दंगइयों को अपने कपड़े से पहचाना जाता है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री का ओहदा राशिद अल्वी से कहीं ज्यादा है। आप कहिए प्रधानमंत्री गलत थे, और प्रधानमंत्री को ऐसी ओछी बातें नहीं करना चाहिए। आज आप कहिए, मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया, राशिद अल्वी गलत है, और मैं आपके शो पे कहता हूं जय सिया राम। ठीक है, अब ये कांग्रेस का ऑफिस किसी को सर्टिफिकेट देने वाला मैं देखो कोई नहीं हूं। मुझे तो अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए,
तो सर्टिफिकेट देने का काम सर मेरा नहीं है यहाँ पर। मेरा तो खाली जो जिज्ञासाएं मेरी हैं, जो सवाल है राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए खाली सवाल पूछना मेरा काम है। और राकेश त्रिपाठी जरा दोनों चीजों के बारे में जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि सवाल बीजेपी को लेकर के भी उठाया गया है तहसीन पूनावाला की तरफ से। पहली बात तो बता दीजिए कि जो राशिद अली के स्टेटमेंट के ऊपर कहते हैं तहसीन पूनावाला की भी वो जानते नहीं कौन है, कितने बड़े नेता है, क्या राशिद अलवी के बयान की अहमियत कांग्रेस के पेडेस्टल पर देखते हुए बीजेपी के लिए है कि नहीं है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुत्व के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में कोई भी अनर्गल टिप्पणी करेगा तो हम आपत्ति जरूर व्यक्त करेंगे और ये देश पर प्रतिक्रिया करेगा। तहसीन पूनावाला जी को कई बार स्मृति लोप हो जाता है, कई बार आते इनकी चकाचौंध में नहीं खुल पाती है, कान इनके बंद हो जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं कुछ ऐसे मसलों को देख करके। हो सकता है राशिद अलवी की बात को देख करके इनको ऐसा लगा होगा। मैं इनके लिए कामना करूंगा कि इनकी आंखें सलामत रहे, इनके कान सलामत रहे, इनके होंठ सलामत रहे। ये गलत बात पर गलत कम से कम कह पावे, अच्छी बात है। मैं आज आनंद जी आपने शुरुआत जब की तो दो विंडो में, एक विंडो में अमित शाह जी को आपने रखा था और एक अखिलेश यादव जी को। मुझे लगता है कि आप जब तुलना कर रहे थे तो हालांकि तुलना तो हो ही नहीं सकती है किसी तरह से, लेकिन अमित शाह जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, स्वाभाविक नेतृत्व से विकसित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के नेतृत्व में बनी। अखिलेश यादव जी जबरदस्ती अपने पिताजी की पार्टी पर काबिज हुए, जिसके लिए उनके पिताजी चुनाव आयोग तक गए। जब काबिज हुए तो इन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष इसलिए लिया है कि मैं चुनाव में लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके और फिर से उत्तर प्रदेश सरकार बना करके अध्यक्ष पद पिताजी को वापस सौंप दूंगा। आज तक वापस सौंपा नहीं। हाँ, नुकसान क्या क्या किया समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को कैसे संकुचित किया। पहले यार मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होते थे तो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते थे, बिहार में चुनाव लड़ते थे, कर्नाटक में अधिवेशन करते थे, आंध्र प्रदेश में अपनी इकाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर लगातार सीमित होती गई। इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा, चुनाव हार गए। उसके बाद इनको मायावती के साथ गठबंधन करना पड़ा, चुनाव हार गए। पंचायत के चुनाव में बुरी तरह पराजय हुई। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, मैं बीच में रोककर एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि उस सवाल का जवाब दीजिए जो विपक्षी दल लगातार पूछ रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के। ये वो मुद्दे जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर वो ये सब झेलते रहेंगे तो कैसे आपके हर वादे पर एतबार कर लेंगे? लेकिन मैं आनंद जी बहुत स्पष्टता से कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष जिस तरह से भ्रामक आंकड़े क्रिएट करने की कोशिश करता है, जनता उसकी सच्चाई को बेहतर ढंग से जानती है। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख रोजगार अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिया है, बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी तरह की कोई धांधली के, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन आज उत्तर प्रदेश में हमने करने का काम किया है। लेकिन ये सारी बातें फिर वही पंजाब की लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, उन्हीं नियुक्तियों को लेकर के कई सवाल भी उठे थे कि नियुक्तियां फर्जी हैं। ये कई जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे और जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था इस बात को लेकर के, लोगों की बाइट के साथ। एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद एक भी भर्ती पर कोई जांच नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, कोई भी भर्ती कहीं पर चैलेंज करके रोकी नहीं गई। हाँ, ठीक है। मैं चाहूंगा घनश्याम तिवारी इस बात का जवाब दें। सर घनश्याम तिवारी जी, जो मुद्दा आपने शुरुआत में उठाया था उसका जवाब मैं ले रहा था। अब कुछ कहना है सर आपको? वो तो कह रहे कि हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी, सारी की सारी जो नौकरियां बिल्कुल ठीक है। देखिए, 3 बातें संक्षेप में कहूंगा। पहला, जो राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई अगर भगवान श्री राम को लेकर के अनर्गल बयान देता है तो इनको घोर आपत्ति है। तो अमित शाह जी ने गुजरात में बयान दिया कि प्रभु श्री राम ने भरत को रावण के पास भेजा कि रावण जब शरशय्या पर है तो उससे सीख लेकर के आओ। क्या राकेश त्रिपाठी जी को घोर आपत्ति होगी? नहीं होगी। दूसरी बात, ये अनर्गल बयान की बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप सुन देख लीजिएगा, आप अभी आपको शायद जानकारी नहीं है। दूसरी बात, बेरोजगारी और महंगाई, अरे आप देख लीजिएगा। मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, मेरी बात गलत है तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, क्यों अनर्गल बात कर रहे हैं? मुझे बात दिखा दीजिए। इस तरह का कोई बयान आप अभी दिखा देता हूँ। मैंने अभी ट्वीट किया है, आप देख लीजिए। अभी ट्वीट किया, आप देख लीजिए। दूसरी बात, अभी ट्वीट किया, आप देख लीजिए। दूसरी बात, मैंने उनका वीडियो ट्वीट किया, छोड़िए ना वो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, आपका कोई भी दर्शक अगर ये मानता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है मुद्दा है तो भूल करके भी कमल का फूल मत बनिए, क्योंकि अगर आप
तो ये आपको ऐसे ही बुरे दिन दिखाएंगे, महंगाई होती रहेगी, रसोई गैस के दाम बढ़ते जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये कहेंगे ठीक बात है, आम लोगों से जुड़ी हुई आपने बात की सर, ठीक बात है, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है तो हक मिलना चाहिए, उस सरकार को ना चुने। लेकिन जिन्ना का रोल क्या है इस चुनाव में, अब ये बता दीजिए घनश्याम जी। जनता फैसला करेगी। मैं राकेश त्रिपाठी जी वापस आ रहा हूँ सर, छोटा सा सवाल जरा घनश्याम जी से ले लूं सर, मोहम्मद अली जिन्ना का रोल क्या है तिवारी जी? अध्यक्षों को हाईकोर्ट को बर्खास्त करना पड़ा था। ये तो जनता जानती है ना कि आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को किस तरह से बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि आपराधिक तत्वों को अपने कार्यकाल में भर्ती आयोगों में बैठा रखा था। एक के बाद एक सारे भर्ती आयोगों के अध्यक्षों को हाईकोर्ट के ऑर्डर से हटाना पड़ा। आपकी सारी भर्तियां जातिवाद से ग्रसित थी, क्षेत्रवाद से ग्रसित थी, पैसे के आधार पर हो रही थी। आपने थानों में पोस्टिंग, जेलों में पोस्टिंग, तहसीलों में पोस्टिंग जातियों के आधार पर देने का काम किया था। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, वापस लौट रहा हूं। छोटा सा कमेंट मेरा घनश्याम जी आपसे रहेगा, उसके बाद चलूंगा तहसीन के पास। घनश्याम तिवारी जी, आपने कहा कि भाई बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग वोट दें, महंगाई के मुद्दे को जांच करके लोग वोट दें। अब जिन्ना का मुद्दे का क्या होगा सर, उसको लोग कैसे जांचें, उसकी महत्ता क्या है, लोगों को समझाना जरूरी तो है कि भाई क्यों उसको लेकर आया गया। महत्ता बस इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक झुंझुना मिल गया है। अब तक उनके पास कुछ बोलने को नहीं था, अब ये झुंझुना को हर अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, दे दिया गया सर, उसके पीछे की वजह तो होगी ना कुछ, बजाते रहेंगे। आपके जो नए नए साथी बने ओम प्रकाश राजभर, वो भी इसी झुंझुने को बजा रहे हैं। टोकिए, जवाब सुनिए। ये झुंझुना ये हर मंच पे बजाएंगे। महंगाई की बात करने के बजाय, बेरोजगारी की बात करने के बजाय, किसानों की बात करने के बजाय, अजय मिश्रा, लखीमपुर खेरी, इन सब चीजों की बात करने के बजाय, ठाकुरवाद के बारे में बात करने के बजाय सिर्फ ये झुंझुना बजाएंगे। ये अपने कूड़ेदान से अपना संकल्प पत्र नहीं उठाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या किया या क्या कर सकती है। इनको झुंझुना बजाने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता इनको केवल झुंझुना बजाने नहीं, तो झुंझुना आपने दिया क्यों सर? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा शांतनु गुप्ता आप बताएं जरा इस मामले को, कि अगर सपा चाहती है कि कुछ और मुद्दों पर बात हो तो फिर जिन्ना का जिक्र किया क्यों जा रहा है? ना आप जिक्र करते ना उसका जिक्र उठता। आनंद भाई, मैं आपकी डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और जब आपने जिन्ना का सवाल घनश्याम तिवारी से पूछा तो वो नाराज हो गए। जब आपने तहसीन भाई से पूछा तो वो तो ये कहने लगे राशिद अल्वी कौन है वो ही नहीं जानते। मतलब जो 8 बार का राज्यसभा सांसद रहा और एक बार लोकसभा सांसद रहा, उसको तहसीन जी जानते नहीं कि कौन बड़ा नेता है। तो 15 साल से संसद में रहा हो, उसको वो जानते नहीं। तो ये बच क्यों रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये डबल मॉडल है कि प्रवक्ताओं को कुछ बोलो और हम फील्ड में कुछ बोलेंगे। जब अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ कर जिन्ना का नाम लिया और 2 बार लिया और अगले दिन 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिफेंड भी करा, तो ऐसा नहीं था कोई स्लिप ऑफ टंग थी। तो मेरा जो मानना है कि ये जो सारी पार्टियां नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही हैं अब ये केवल क्योंकि जब अगर वो इतनी जोर से जिन्ना का नाम लेंगी तो काउंटर पोलराइजेशन होगा। बहुत सारे मुसलमान जो जिन्ना में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत सारे हिंदू जो जिन्ना के नाम से चिढ़ते हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब अखिलेश ने मान लिया है कि अब नंबर 2 की लड़ाई है, तो सारे लोग केवल जो 18-20% मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए लगे पड़े हैं। तो चाहे वो किताब का लॉन्च हो, चाहे राशिद अल्वी का स्टेटमेंट हो, चाहे हिंदुत्व की डेफिनेशन हो, चाहे जिन्ना का नाम हो, अब केवल नंबर 2 की लड़ाई रह गई। उनको पता है कि भाजपा ने इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि नंबर 1 के हम आसपास नहीं पहुंच रहे, केवल नंबर 2 बना ले तो राज्यसभा में 1-2 सीट मिल जाएगी। आपने राशिद अल्वी का नाम लिया, तहसीन पुलावाला ने वापस से हंसना शुरू कर दिया। तहसीन जी बताइए। अच्छी बात है। अब मैं उम्मीद करता हूँ जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन शांतनु ने दिया आपको, पहचान तो आप गए होंगे राशिद अल्वी कौन है। नहीं, मैंने इस कंपैरिजन में कहा कि अगर राशिद अल्वी ने कुछ कहा तो मैं मानता हूँ गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। मैं कहता हूँ जय सिया राम। लेकिन ना राकेश जी ना शांतनु जी ने इतनी हिम्मत कही कि एक प्रधानमंत्री गलत कहा है कि दंगइयों को कपड़े से पहचाना जाता है। तो प्रधानमंत्री कोई भी जहर इस मुल्क में फैलाए वो अलाउड है, और हम कहते हैं कि गलत है तो ठीक है, चलो प्रधानमंत्री की बात छोड़ते हैं। आप यहाँ पर घनश्याम भाई को चैलेंज कर रहे थे, ये लो अमित शाह जी का वीडियो भेज देता हूँ व्हाट्सएप। वीडियो पे राम जी के कौन से रामायण बता रहे, अमित शाह जी कह रहे भरत को भेजा। नहीं सुन, खत्म, प्लीज खत्म होने दीजिए। अमित शाह जी को भी गलत की, चलो अमित शाह जी को भी माफ कर देते। देश के गृह मंत्री नरेश अग्रवाल जी, आनंद जी आपको याद होगा, नरेश अग्रवाल जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि रम में श्री राम, इतनी घटिया बात की। समाजवादी पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, एक्शन लिया उस पर। अरुण जेटली जी ने कहा उन पर एफआईआर होना चाहिए अगर पार्लियामेंट में था। आज कौन सी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं। अरे ये लोग फर्जी लोग हैं। जो लोग बेरोजगार है वो सारे भगवान राम के बच्चे हैं। जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास नौकरियां नहीं, वो सारे भगवान राम के बच्चे। क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी,
क्या इन्होंने कभी पाकिस्तान जाकर सजदा किया? जिन्ना के मजहब पर सजदा करने वाला LK अडवाणी था, जिसने जिन्ना को सबसे ज्यादा सेक्युलर कहा। ये इनका इतिहास है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है, ये फर्ज, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो बस पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज का अपनी बात समाप्त करता हूं, ये भविष्यवाणी को आप नोट कीजिए। भाजपा 50 सीटों को पार नहीं कर रही। कल भी मैंने राकेश जी को कहा, उन्होंने कहा ये वो सारी शर्तें, भाजपा उत्तर प्रदेश में 50 सीटों को पार नहीं कर रही। भाजपा का सफाया, कांग्रेस कितनी आ रही है सर? 50 सीटें। मैं यही कांग्रेस की कितनी आ रही है सर? मैं बस नंबर लेकर राकेश जी आप ही के पास वापस आ रहा हूं सर। तहसीन जी से नंबर लेकर के कांग्रेस की कितनी आ रही है, वापस आप ही के पास मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं केवल तहसीन जी को इतना आग्रह कर रहा हूं, इतनी दमदारी से कह रहे हैं, आपके पास पूरे आंकड़े हैं, आपको जानकारी है कि भाजपा 50 से ऊपर नहीं जा रही है, तो इसलिए आप ये बात को सबको मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े के ऊपर गई तो तहसीन पुनावाला किसी भी टीवी डिबेट में बातचीत करना, बोलना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बंद कर देंगे। हिम्मत हो तो आप स्वीकार कीजिए चुनौती को। सुन लीजिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, भाजपा 50 सीटें पार नहीं करेगी लोकसभा में। ईवीएम वाला राग भी है, ठीक है। मुझे बताइए सर, कांग्रेस की कितनी आ रही है सर? कांग्रेस की कितनी, तहसीन जी कांग्रेस की कितनी आ रही है? मैं तो जानता हूं पहले। अरे ईवीएम कहा नहीं, आप लोग ही कह रहे हैं ईवीएम नहीं, तहसीन पुनेवाला कांग्रेस की सीटें कितनी आ रही है सर? बीजेपी तो 50 से ऊपर नहीं जा रही है, कांग्रेस कितनी जीत रही है? कांग्रेस सरकार बनाएगी, सरकार बनाने के बेहद करीब। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, सुन लीजिए, और भाजपा 50 पार नहीं करेगी। 49, 50 भी एक एडिशनल सीट दे रहा हूं, फॉर गुड लक। तहसीन पुनावाला, माफी के साथ कहना चाहूंगा सर, जितनी राजनीति मैंने पढ़ी है, देखी है, पिछले जो 12-14 स्टेट इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं सर, मुझे कोई एक समीकरण ऐसी नजर नहीं आ रही जिसके बूते ये दावा किया जा सके कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी। जो आखिरी 89 में आपके मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आप तरस गए उत्तर प्रदेश में, चाहे आपने खाट पंचायत की, चाहे जो कुछ की हो, कि थोड़े बहुत इज्जत लायक भी सीटें आ जाए। पिछला चुनाव याद ही होगा सर, पिछले चुनाव की हालात तो ये थे कि आपके जो उस वक्त प्रदेश के प्रमुख हुआ करते थे, लखनऊ में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, इतने कम लोग पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान के बावजूद कि उस प्रभात फेरी को शाम फेरी करनी पड़ गई थी। अब अजय कुमार लल्लू के आने के बाद क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो शायद नहीं है कि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस फिलहाल पहुंच जाए। एक छोटा सा इलेक्शन में डॉक्टर सतीश प्रकाश आपसे जानना चाहूंगा सर कि तमाम मुद्दों को लेकर के बात की, लेकिन जो धर्म की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, ये चीजें यूपी की राजनीति पीछा छोड़ती नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब अभी एक वोट बैंक है जो कि राम के नाम पर या फिर जिन्ना के नाम पर वोट देता है। नहीं, देखिए आनंद जी, जिन्ना के नाम पर चर्चा करने से इस देश का जो गरीब है, इस देश का जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? और देखिए, जिन्ना का सवाल का जवाब मुझसे बेहतर बीजेपी के लोग देंगे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी की बात जो जिन्ना ने सीखी है वो कहीं ना कहीं सावरकर से सीखी है, और सावरकर जो है इनकी आस्था है, इनकी विचार है। तो ये मेरे हिसाब से जिन्ना के ऊपर चर्चा करने के लिए नहीं, ये फैक्चुअली गलत है सर। एक सेकंड फैक्चुअली गलत है। आप कहेंगे सतीश प्रकाश जी, तो मैं को इस डिबेट को थोड़ा सा एकेडमिक बना करके मैं आपको किताबों के नाम भी कोट कर दूंगा। कहां का ये बात है कि कांग्रेस के किस किस, मैं नाम लेकर विवाद अभी खड़ा शुरू नहीं करना चाहूंगा, कि कांग्रेस के किस किस नेता, पुराने नेताओं ने कब कब इस बारे में कोट किया था। ये मैं आर्काइव से सर आपको किताब कोट कर दूंगा, उसका पेज नंबर में कोट कर दूंगा आपको। तो ये इतिहास पर नहीं जाते ना सर, आज यथार्थ में रहते हैं हम लोग। ऑलरेडी ये डिक्लेयर हो चुके थे, ये सवाल नहीं है। देखिए, चर्चा जिन्ना नहीं है। मेरा कहना ये है कि राकेश जी ने अभी ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले की सरकारें भ्रष्टाचार करती थी। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता, एक सामाजिक भ्रष्टाचार भी होता है। आर्थिक भ्रष्टाचार से आदमी की जेब पे प्रहार पड़ता है, जबकि सामाजिक भ्रष्टाचार से लोगों तो सामाजिक भ्रष्टाचार से कैसे खत्म किया जाए? सोल्यूशन पे बात करते चर्चा में वक्त कम बचा है सर, खत्म कैसे किया जाए जो सामाजिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? नियुक्तियां थी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, उसमें ओबीसी के 17,000 नियुक्तियों को जनरल में कन्वर्ट कर दिया। यही राकेश त्रिपाठी जी की और योगी जी की सरकार है। इसमें अभी लेटेस्ट को रखना नहीं, मैं राकेश जी जवाब के लिए आपके पास में आऊंगा सर, संक्षेप में सतीश जी, संक्षेप में। और वो नियुक्ति फर्जी है, बाकायदा हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। सुनिए 298 पोस्ट में से मात्र 33 पोस्ट ओबीसी के पास,
6 पोस्ट से कहीं ना कहीं सुनिए अनुसूचित जाति के नहीं, मेरे पास वक्त कम बचा है सर। आपने जो 17,000 भर्तियों की जो आरोप लगाया आपने, राकेश जी संक्षेप में जवाब, उसके बाद में चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। राकेश जी संक्षेप में। एक जाति विशेष से भर दिया। आ रहा हूँ सर आपके पास, सतीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। राकेश जी नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है रणजीत कि राष्ट्रीय चैनलों के डिबेट पर बैठ करके कोई भी व्यक्ति बिना किसी जवाबदेही के जो नहीं सुनिए राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुनिए अगर जो मैंने बोला है आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, सुनिए दलितों के साथ सुनिए उत्तर प्रदेश नहीं सर, दोनों बोलते रहेंगे, चर्चा का निष्कर्ष निकल नहीं पाएगा। एक और मुद्दा छूट गया जिसका जवाब घनश्याम तिवारी ने नहीं दिया था। मैं वापस चर्चा के दोबारा कोशिश करता हूँ। घनश्याम जी, जिन्ना का जिक्र कैसे आया कि इस बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे आप सर? सुनिए अगर डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक सेकंड सर, मेरे पास मैं 30 सेकंड बचे सर, एक सेकंड। डॉक्टर सतीश प्रकाश, मेरे जीवन में जिन्ना के ऊपर चर्चा करने से कोई परिवर्तन नहीं आना। ठीक बात है कोई सर, पाकिस्तान ठीक का बात है। रहने वाला घनश्याम नहीं तिवारी हूँ, संक्षेप में मैं इस सर, देश का रहने वाला हूँ। जिन्ना का जिक्र कैसे शुरू हो गया, झुंझुनूं जिसको आप कह रहे हैं, ये कैसे आ गया था? कि अगर मैं इस देश का क्यों आ गया था? इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नापता हूँ तो इस देश का एक संविधान भी है ना। संविधान घनश्याम तिवारी जी, सरकारों की आस्था के ऊपर चर्चा कराना नहीं है। संविधान का काम है कि वो लोगों के बीच में। घनश्याम तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? सोच को बढ़ा आवाज आ रही है, लेकिन सतीश प्रकाश जी की भी आवाज आ रही है। अरे सर, यही दिक्कत होती है चर्चा में। वक्त सर मेरे पास अब बचा नहीं है कि मैं आगे आपसे जवाब ले पाऊं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को अब तक जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश जरूर थी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हम ये जान पाएं कि आखिरकार जिन्ना का जो जिक्र आया वो क्यों आया, लेकिन चर्चा के दौरान 3 दफा सवाल किया गया, जवाब नहीं मिला। उम्मीद थी चौथी बार जाएंगे, लेकिन दलित चिंतक इतने उत्सुक थे बोलने के लिए कि जवाब ले नहीं पाए।